जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब देखने वाले दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आज भारत की कई जातियां दावा कर रही हैं कि वे उनके पुरुष थे। एक सिर्फ टाइटल मिल जाने से ऐसा नहीं होता है, यही सच्चाई है। सच्चाई यह है कि चंद्रगुप्त मौर्य हिमालय वंशी थे। अब कहाँ के थे, यह बात मैं इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। महान दार्शनिक, विद्वान, राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री, राष्ट्र निर्माता और महान गुरु चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के माता पिता, वंश, जन्मस्थान आदि को लेकर इतिहासकारों और विद्वानों में मतभेद है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त के पिता पिपलिवन गणराज्य के प्रमुख थे। वे मौर्य वंश के थे और मौर्य वंश से संबंधित होने के कारण चंद्रगुप्त के नाम के साथ मौर्य जुड़ा था। जैन ग्रंथों के अनुसार मौर्य शाक्यों की एक शाखा थी। जब कौशलों के राजकुमार विरुदक ने शाक्यों पर आक्रमण किया था तो मौर्य अपना मूल स्थान छोड़कर पिपलिवन में बस गए थे, जो कि आज के उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती के पिपरिया या पिपरावा को माना जा सकता है। कहा जाता है कि उस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मोर थे और इस कारण उस वंश का नाम मौर्य पड़ गया था। वैसे इतिहासकार चंद्रगुप्त का जन्म ईसा पूर्व 344 मानते हैं। विभिन्न इतिहासकारों और साहित्य में प्रमाण मिलता है कि सिकंदर ने ईसा पूर्व 326 में भारत पर आक्रमण किया था। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया उस समय चंद्रगुप्त लगभग 18 वर्ष के थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त का बचपन मगध में ही बीता था और वे नंद के दरबार में राज कर्मचारी थे। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि चंद्रगुप्त मवेशी चराते थे और उन्हीं के साथ वे एक चारागाह में आचार्य चाणक्य को मिले थे। भारतीय इतिहासकारों ने उस कथा को भुला दिया जो वास्तव में सत्य के बहुत करीब थी और जो ये कह सकते हैं कि सत्य यही है कि चंद्रगुप्त मौर्य हिमालय वासी थे और वे या तो आज के जम्मू के थे या आज के हिमाचल के या उत्तराखंड के या नेपाल के। यह शोध का विषय है, परंतु यह तथ्य है और सत्य है कि वे खस रेस से थे। मैं जो यह कुछ कह रहा हूँ यह तथ्यों के आधार पर है। प्रसिद्ध इतिहासकार दिनेश चंद्र सरकार, जिन्हें कि डीसी सरकार भी कहा जाता है या डीसी सिरकार, उनका मानना है कि मौर्य वंश का संबंध भी खसों से था, हिमालय के खसों से। अशोक के धर्मलेखों के संग्रह को अपनी भूमिका में वे लिखते हैं, उत्तरी बिहार तथा नेपाल के लिच्छवियों एवं इसी प्रकार के दूसरे लोगों के समान मौर्य लोग भी एक हिमालयवर्ती जाति के थे। धीरे धीरे जब ब्राह्मणों ने व्यवस्थित समाज में उनको ला दिया था तो वे सभी बाद में क्षत्रिय होने का दावा करने लगे थे। हालांकि कट्टर ब्राह्मण धर्मानुयायी उन्हें तब भी शूद्र वर्ण से अधिक रखने के पक्ष में नहीं थे। यह पुस्तक है अशोक के धर्मलेख, ऐसे भारत सरकार के पब्लिकेशन डिवीजन ने छापा है। यह बताना भी आवश्यक है कि विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस जो नाटक है उसमें चाणक्य कई जगह चंद्रगुप्त मौर्य को बिरसल कहते हैं और बिरसल उन क्षत्रियों को कहा जाता था जो कि वैदिक परंपरा में पूरी तरह से नहीं आए थे। वास्तव में हिमालय के खसों के लिए भी यही शब्द कई जगह कहा गया है और इसकी भी एक कथा है। वैसे तो मैं पहले कई वीडियो में इस बारे में कह चुका हूँ, लेकिन संक्षेप में भी बता देता हूँ कि ये कहा जाता है कि आर्य और खस एक ही परिवार के थे। आर्य मैदानों की तरफ आए थे जबकि खस हिमालय की पहाड़ियों पर ही बसते चले गए थे। दोनों एक ही परिवार के थे और वे एक ही तरह की भाषा बोलते थे। आर्य संस्कृत बोलते थे जबकि खसों की भाषा संस्कृत के समान उदीचाम थी। दोनों के परंपराएं भी और
सब कुछ लगभग एक समान था, लेकिन सदियों तक एक दूसरे से अलग अलग रहने के कारण यह विभेद आ गया था कि खस वैदिक सभ्यता से कुछ दूर चले गए थे, इसलिए उनको विरसल शब्द कहा गया है। लेकिन जैसे ये समाज फिर आपस में मिले तो खस पूरी तरह से आर्यों में समाहित हो गए, और यही विरसल समाज था जिसको मौर्यों के लिए कहा गया था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य। और यह वही थे जो हिमालय के थे, हिमालय के खस। जबकि मैदानों में जो अन्य जातियां थीं उनके लिए विरसल शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है। मनुस्मृति में भी खसों के लिए यही शब्द इस्तेमाल हुआ है। एक तथ्य और यह भी है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री से विवाह किया था तो यह तब के कट्टर हिंदू के लिए संभव नहीं था, और चंद्रगुप्त मौर्य की शादी भी इसलिए हो गई थी क्योंकि तब खस समाज शादी और विवाह के इस तरह के संबंध उनके शिथिलतापूर्वक थे। और यह एक सदी पहले तक हिमालय में भी, और हिमालय का जो समाज था, चाहे वो डोगरा समाज हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे उत्तराखंड का समाज हो या नेपाल, उसमें शादी विवाह के संबंध शिथिल थे। इतने कट्टर और कर्मकांडी नहीं थे जितने के मैदान के वैदिकारियों के थे। इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस की पुत्री से जो विवाह किया था उसमें समाज को किसी तरह की आपत्ति नहीं हुई थी। यह तथ्य है और सत्य भी है कि चंद्रगुप्त मौर्य हिमालय वंशी थे, हिमालय के खस समाज से थे। वास्तव में इतिहासकारों ने इस बारे में कोई काम किया ही नहीं। और जहाँ तक आजकल के टाइटल से बात है कि जो मौर्य लिखने लग जाते हैं उनकी कड़ियाँ वहाँ तक जुड़ना कहाँ तक है, यह तो इतिहास में शोध का विषय है। परंतु एक ही सरनेम होने से यह नहीं कहा जा सकता कि वे उसी सरनेम जो प्राचीन है उससे जुड़े हैं। इसका एक उदाहरण मैं खुद अपना लखेड़ा वंश की बताता हूँ। हम उत्तराखंड के लखेड़ा चमोली गांव के लखेड़ी में हमारे पुरख बसे थे और वहाँ से लखेड़ी गांव से लखेड़ा टाइटल बना। जबकि यदि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहाँ तक कि पंजाब, हरियाणा और यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी जो लखेड़ा लोग मिलते हैं उनका सरनेम लक्षकार या लकड़ी का काम करने की वजह से बना है, और एक ही सरनेम होने से यह नहीं है कि हम एक ही वंश के थे। उसी तरह आज के भी हम मौर्यों की बात करें तो ये सिर्फ एक टाइटल है, और वो जो मौर्य थे वास्तव में चंद्रगुप्त मौर्य वो हिमालय के खस थे। अब नेपाल के थे, उत्तराखंड के थे, हिमाचल के थे या डुग्गर यानी जम्मू क्षेत्र के थे, यह शोध का विषय है। इस पर शोध करने की जरूरत है। और यही सत्य है कि चंद्रगुप्त मौर्य महान खसरेस के महान सम्राट थे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना, और बेल आइकन जो है उसको भी अवश्य दबा दीजिए ताकि आपको नई वीडियो की सूचना जल्दी से जल्दी मिले। कमेंट करना न भूलना और शेयर भी कीजिए यदि आपको पसंद आए तो। मिलता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।